नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूकेपीएससी एग्ज़ाम, जो कि ए का एग्ज़ाम है। हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था ये 13 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। हम इस 100 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें 50-50 क्वेश्चन हर एक पार्ट में होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे अधिशासी अधिकारी 26 नवंबर को पेपर है, और भी आगे काफ़ी सारे पेपर आने वाले। बीपीडीओ की पोस्ट आ रखी है दोस्तों। तो दिल जान से मेहनत करिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा इनमें से संयुक्त व्यंजन है, ये आपको बताना है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? चौ, पौ, टौ दिए गए हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ज्ञौ। तो दोस्तों, ज्ञौ एक क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है। क्या? जौ, एक जौ और प्लस यों, इससे मिलकर बना है, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है ना दोस्तों, ये तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो 4 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये आपको ध्यान रखने हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्रौ, ये जो चारों व्यंजन हैं ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? तो दोस्तों, इसमें आपको वर्तनी विश्लेषण बताना है कि गलत किस शब्द का है। यहाँ पे ईष्या दे रखा है, उद्भव दे रखा है, ठीक है, पंकज दे रखा है और कृतज्ञ दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्तनी विश्लेषण गलत है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो उद्भव का अगर आप चेक करोगे, उद्भव इसी तरह होगा। बिल्कुल, अगर आप पोज करके देख लो, उद्भव इसी तरह होगा। ठीक है, पंकज को भी आप चेक करोगे, सही है। लेकिन इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, कौन सा वर्तनी विशेषण गलत है इसमें, तो एशिया यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एशिया यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रॉ आ रखा है एकदम यहाँ पे, तो शॉ उससे पहले आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, तीसरे पे आपको क्या बताना है? तीसरे पे यहाँ पे बताना है हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों 10 भी बताया गया है। स्वर कितने होते हैं, तो 10 भी बताया गया है। स्वर 10 भी होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में आयोग का जो आंसर था वो 11 था। ठीक है, जो री है उसको भी स्वर में गिना जाता है। कहीं कहीं कोई बुक्स नहीं मानती है इनको, री को। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हिंदी के हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शौ वर्ण मुख के उच्चारण स्थान के अनुसार कहलाता है। तो शौ आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई भी उच्चारण के आधार पर अगर कुछ भी पूछे आपको, तो शौ आपको बताना है। शौ आपको लग नहीं रहा कि तालव्य व्यंजन है? शौ तालव्य एक व्यंजन है। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। वाक्य में पंत किस प्रकार के संज्ञा भेद का उदाहरण है? आपको बताना है पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। ये लाइनें दी गई है यहाँ पे 5वें पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि पंत किस प्रकार के संज्ञा भेद है। दोस्तों, यहाँ पे पंत सुमित्रा नंदन पंत के लिए बताया गया है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन पंत यहाँ पे बताया गया है केवल किसके लिए? सुकुमार कवि है ना पंत, सुमित्रा नंदन पंत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए बताया गया है। लेकिन अगर है ये जातिवाचक, लेकिन यहाँ पे जो इस पंक्ति में बताया गया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पे आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? तो आपको लग रहा है कि स्वर कौन सा नहीं है इनमें से? यहाँ पे क्या है? स्वर नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, तो हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ज्यों आया था हमारे पास, छ, त्र और श्र, तो यहाँ पे छ त्र दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छ और त्र संयुक्त व्यंजन गिने जाएंगे। क ख नहीं होते हैं, त थ भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चला जाए वाच्य किस वाच्य में है, ठीक है। वाच्य है अब चला जाए, ठीक है। ये किस में है ये आपको बताना है। निर्वाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है और अनिवार्य है। तो दोस्तों अब चला जाए, तो ये भाववाच्य में गिना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के वे शब्द, 9वें पे आते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं ये आपको बताना है। तो तत्सम शब्द वो कहलाते हैं, जो संस्कृत के वे शब्द जो होते हैं जो हिंदी में जैसे के तैसे प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तो तद्भव होते ही हैं, हिंदी के शब्दों को आप तद्भव कहते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें पे आते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म है, कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है। दोस्तों अगर आप पेपर में हैं तो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी पे कोई तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी क्या कहते हैं उन पे भी प्रेशर हो जाता है कभी, लेकिन प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो शुद्ध को आप अशुद्ध को आप शुद्ध नहीं पढ़ोगे यहाँ पे। शुद्ध अशुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है यहाँ पे। 10वें पे क्या बताना है आपको, अशुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो निरोग और पैतृक आप बिल्कुल सही है, निरोग आप इसी तरह लिखते हुए और पैतृक भी आप इसी तरह लिखोगे, ठीक है। और बहिरंग और शाप भी आप इसी तरह लिखोगे, और अहल्या एंड आद्रत भी आप इसी प्रकार लिखोगे। अहिल्या नहीं होता है, कहीं आप इस तरह बोलोगे कि अहिल्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, अहल्या होता है, ठीक है। और मिष्ठान और सम्राट इस तरह नहीं लिखा जाता है, तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, मतलब अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो ये मिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मिष्ठान और सम्राट। आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ शब्द सर्वनाम की किस भेद के अंतर्गत आते हैं। कोई कुछ किस पे आते हैं, कोई कुछ, तो कोई या कुछ अनिश्चयवाचक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंध नहीं आते, निश्चय नहीं आते, निश्चित तो है ही नहीं, कोई कुछ बता रहे हैं ना, ठीक है। प्रश्नवाचक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। 12वें पे आते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो प्रशंसनीय होता है वो जो प्रशंसा के योग्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यायावर शब्द से तात्पर्य है। यायावर शब्द से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, किस वाक्य के लिए ये एक शब्द है यायावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को क्या कहते हैं, यायावर कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, आने वाले एग्जाम के लिए काफी रामबाण साबित होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निराशा में आपके संधि बतानी है। निराशा में संधि कौन सी है। निराशा में आपको लग रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल आप गैस कर रहे हो अच्छे तरीके से, निराशा में विसर्ग संधि है। आप इस तरह करोगे ना इसे, नी प्लस आशा, ठीक है, निराशा, ठीक है, बहुत सिंपल है। निराशा, निराशा में विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 15वें नंबर पे क्या है, यहाँ पे 15वें नंबर पे व्यर्थ में आपको क्या समास बताना है। समास भी आ गया आपके पास, समास वेरी मोस्ट है, ठीक है। व्यर्थ में समास है अवयवी भाव, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अवयवी भाव समास की पहचान क्या होती है। अवयवी भाव समास होते हैं जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। पहले वाला पद जो है प्रधान होता है, जैसे प्रतिकूल, जैसे हमने ले लिया प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है, इसके उदाहरण है। जो पूर्व पद है वो प्रधान है यहाँ पे, ठीक है। अभिविभाव के और भी उदाहरण है, प्रतिदिन जैसे हो गया, भरपेट जैसे हो गया, ठीक है, ये अभिविभाव समास के उदाहरण है। अगर आप द्वंद्व में देखोगे
ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें जैसे माता पिता, रात दिन, इस तरह से, जिसमें डैश बीच में प्रयोग होता है, ठीक है ना। और बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुब्रीहि जो होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद मतलब तीसरे की ओर इशारा जो करता है, कोई अन्य पद, जैसे नीलकंठ महात्मा हो गया, नीला है जो कंठ जिसका, महात्मा हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो तत्पुरुष में अगर बात करें, तत्पुरुष समास क्या होता है, एक लाइन में अगर हम बता दें तो तत्पुरुष, इसमें बाद वाला पद होता है प्रधान, ठीक है। अवयवी भाव में क्या होता है? अवयवी भाव में हमने देखा था कि पहले वाला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक है। प्रधान मतलब मतदाता, मत को देने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, इस तरह से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है, मतदाता और गगनचुंबी, और भी बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, वेरी मोस्ट है ये। स्वागत, दोस्तों यहाँ पे 16 पे बताना है स्वागत में कौन सी संधि है, ठीक है। तो स्वागत में आपको लग रहा है वेरी मोस्ट है स्वागत, स्वागत बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ रखा है। तो यण संधि यहाँ पे हो जाएगा स्वागत में, यण संधि हो जाएगा। और इसके हम अलग अलग खंड करें ना अगर, तो सु प्लस आगत हो जाता है, ठीक है। स्वागत यण संधि के उदाहरण है ये। शूलपाणी में कौन सा समास है? देखिए एक बार फिर से शूलपाणी समास आ गया, ठीक है। तो शूलपाणी में आपको बताना है, शूलपाणी आपको लग रहा है कि तीसरे की ओर इशारा, कोई अन्य पद मतलब क्या कहते हैं, प्रधान, ठीक है। शूलपाणी, शूल क्या होता है वैसे ये आपको बताना है। शूल होती है त्रिशूल, ठीक है। शूल पर्यायवाची है त्रिशूल का, और पाणी होता है हाथ। त्रिशूल जिसके हाथ में हो मतलब शिव, शिव की ओर इशारा कर रहा है, मतलब तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। द्वंद्व और अव्ययीभाव समास हमने इससे पहले डिस्कस करे थे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गायक में कौन सी संधि है? गायक में आपको संधि बताना है, गैक प्लस अक, ठीक है। तो अयादि संधि हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अ उपसर्ग आपको बताना है किस पे अ उपसर्ग नहीं है। तो अनृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ प्लस कथनीय हो जाएगा, अ प्लस चल हो जाएगा, अ प्लस नैतिक हो जाएगा। लेकिन अ उपसर्ग किस में नहीं है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनृत अ प्लस नृत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अनृत, अनृत पूरा शब्द है, ठीक है। इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, इसमें अ उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वें आपको क्या बताना है? वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने डिस्कस करा है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, तो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं शब्द के। प्रत्यय का एक फिर से क्वेश्चन आता है, सफेदा में प्रत्यय जो सब शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। और आपको सफेदा में प्रत्यय बताना है, तो सफेदा में इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफेदा में क्या प्रत्यय है? आ प्रत्यय है, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताना है, उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। पीपर पात सरिस मंडोला में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। टेलीविजन इनमें से किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो टेलीविजन अगर आप लिखोगे अंग्रेजी में टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये टेलीविजन, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है टेलीविजन। लरिकाई का अर्थ आपको बताना है, लरिकाई का क्या अर्थ है? तो लरिकाई का अर्थ है बचपन। लार टपकाना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़का भी नहीं है, लरिकाई का अर्थ होता है क्या? बचपन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बचपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा एक जापानी शब्द है, ठीक है। फारसी में बात करें तो सरकार शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, सरकार, ठीक है। रिक्शा जापानी का, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला, मुख्य गायक के साथ जो वाद्य बजाते हैं, बजाने वाला होते हैं, संगतकार कहते हैं, ना कि संगीतकार। बहुत से लोगों ने संगीतकार भी रखा होगा, लेकिन संगीतकार तो वो खुद होता है मुख्य गायक, संगतकार होता है वो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृदंत शब्द में कौन सी संधि है? कृदंत शब्द में संधि बताना है आपको, कृदंत शब्द में कौन सी संधि है? तो अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, कृदंत, कृत प्लस अंत, ठीक है, कृत प्लस अंत इस तरह लिखे जाएंगे,
ठीक है। तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। व्यंजन संधि का उदाहरण है कृदंत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी। जिन शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो एकार्थक नहीं कहेंगे, अनेकार्थक नहीं कहेंगे, समानार्थक भी नहीं कहेंगे। जिनमें लघुता, हीनता और तुच्छता का बोध होता है उन्हें उनार्थक शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनार्थक शब्द। बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं दोस्तों इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो शब्द दो भाषाओं के मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर जैसे रेलगाड़ी उसका उदाहरण हो गया, डाकघर हो गया, जांचकर्ता हो गया। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, इस तरह भी पूछा जाता है। जांचकर्ता हो गया और डाकघर हो गया, जैसे डाक अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है, इस तरह भी पूछा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे, ठीक है। इसमें अलंकार आपको बताना है। इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो विभावना अलंकार हो जाएगा इस पे, ठीक है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे, ठीक है। क्या होता है विभावना अलंकार? जिसमें क्या होता है, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होता है, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। कारण नहीं है कोई भी फिर भी कार्य हो रहा है, उसे विभावना कहते हैं। और विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, उसे आप विशेषोक्ति अलंकार कहेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है तो आप विशेषोक्ति कहेंगे, और कारण के बिना ही कार्य हो रहा है उसे विभावना अलंकार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनने वाला छंद जो होता है वो कौन सा छंद होता है? दोहा और रोला छंद, दो प्रकार के छंद यहाँ पे दिए गए हैं। रोला और दोहा छंद दोनों को मिलाएंगे तो कुंडलिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुंडलिया छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेमेल शब्द आपको बनाना है। सेवा धर्म, प्रजा धर्म, राजधर्म, तो अधर्म यहाँ पे बेमेल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं। हिंदी के वर्ण किस में लिखा जाता है? खरोष्टी में नहीं, चित्रलिपि में नहीं और ब्राह्मी में नहीं, और देवनागरी लिपि में हिंदी के शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाएं से दाएं होते हैं ना ये, ठीक है। आगे बढ़े। शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है इनमें से, ठीक है। अशुद्ध नहीं, शुद्ध। शुद्ध कौन सा है इनमें से, ठीक है, ये आपको बताना है। तो शुद्ध आप बताओगे। त्योहार इस तरह नहीं लिखा जाता है, त्योहार होता है, ठीक है, एक मात्रा होती है ऊपर, त्योहार, ठीक है। रुपया भी नहीं होता है। रुपया आप बताओगे कमेंट करके कैसे लिखा जाता है रुपया, ठीक है, आपको बताना है। अच्छोहिणी भी नहीं लिखा जाता है। सहस्त्र इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सहस्त्र इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द है ये, ठीक है। खुरपी से घास छील दो, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? खुरपी से क्या कर दो? घास छील दो। इसमें कौन सा कारक है यहाँ पे बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी करण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से है ना, यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह है, तो आपको बताना है कि करण कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान मतलब संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना, ठीक है। जैसे उदाहरण आपको सामने है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संप्रदान के अंतर्गत आएगा। खुरपी से घास छील दो, तो ये करण कारक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। 36वें पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक कौन सा नहीं है इनमें से, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बताना है यहाँ पे। गुणवाचक कौन सा नहीं है? अच्छा नहीं है, सुगंधित नहीं है, अनेक नहीं है, प्राचीन नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पे गुणवाचक, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनेक शब्द हो जाएगा, ये गुणवाचक नहीं है। अच्छा है, सुगंधित है और प्राचीन भी है, ये गुण है मतलब उनके। तो ये अनेक शब्द जो है, अनेक, ये गुणवाचक नहीं है बिल्कुल भी। अनेक शब्द गुणवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ने कहा, निश्चित नहीं है ना। किसी ने कहा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द किसी है। किसी ने कहा मतलब जो सर्वनाम शब्द है किसी, वो कौन सा शब्द है ये आपको बताना है 37वें पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनिश्चयवाचक। किसी ने कहा, पता नहीं है ना किसने कहा, ठीक है। अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वें 38वें बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण आपको लग नहीं रहा है बारी बारी है या उधर जाओ है या धीरे धीरे है? बारी बारी नहीं है कालवाचक, कभी कभी है, कभी कभी।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह जटा से साधु लगता है, वाक्य में से परसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? वह जटा से साधु लगता है, इसमें जो से है ना परसर्ग, वो किसके अर्थ में मतलब दिया गया है निम्नलिखित में से? ठीक है, ये आपको बताना है। तो से क्या कर रहा है? पहचान कर रहा है। क्या जटा से क्या लगता है? साधु लगता है, तो पहचान कर रहा है ना जटा से जो परसर्ग है वो अर्थ क्या है उसका पहचान करना है। ठीक है, प्रेरणा नहीं है, तुलना नहीं है, पार्थक्य नहीं है, बिल्कुल भी पहचान करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुलना नहीं है, आपकी तुलना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा यहाँ पे तत्सम नहीं है? मतलब संस्कृत का शब्द है वो कौन सा? हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका 40वें का? ऑप्शन नंबर ए, तलवार जो है कृपाण होता है उसका तत्सम शब्द। वानर है, सर्ग है, उपाध्याय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवार एक तद्भव शब्द हो जाएगा, और यहाँ पे तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव आपको बताना है यहाँ पे। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सितार यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। पीपल तत्सम है, फूल भी तत्सम है, परिश्रम भी है, ये तत्सम नहीं लग रहा तत्सम आपको। ठीक है, सितार शब्द जो हो जाएगा यहाँ पे ये तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह विद्यार्थी जो गुरु के पास, पांचवा क्वेश्चन है ये, जो एक वाक्य के लिए एक शब्द है, एक वाक्य के लिए एक अंतर्गत आता है। ठीक है, वह विद्यार्थी जो गुरु के पास होता है, निवास करता है, उसे अंतेवासी कहते हैं। अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 पे आते हैं। अनुस्वार का चिन्ह आपको बताना है यहाँ पे। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? अनुस्वार का चिन्ह है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये अपूर्ण विराम है और ये अर्ध विराम है। ठीक है, के चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये अपूर्ण विराम है और ये पूर्ण विराम है। ठीक है, सॉरी पूर्ण विराम नहीं, अर्ध विराम है ये। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्वती पत्रिका के इनमें से दूसरे संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक कौन थे? ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे यहाँ पे जो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक भी रहे हैं? ठीक है, ये आपको देखना। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। यूके पीएससी का जो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उसमें ये राइटर नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी, वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए इनकी कुछ कविताएं हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है इनका। आलोक पर्व पे इनको 1973 में क्या हुआ, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अशोक के फूल इनकी और भी निबंध है। अशोक के फूल, शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता। ठीक है, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 पे आते हैं। आवृत्तिवाचक विशेषण है कौन सा? यहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नहीं है, चारों नहीं है और प्रत्येक भी नहीं है, यहाँ पे चौगुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवधी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? अवधी, ABC आपको बताना है। ABC अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में पहाड़ी हिंदी भी आती है। पहाड़ी हिंदी का विकास खश अपभ्रंश से हुआ है, जबकि पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो शौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपरीतार्थी पुनरुक्ति वाले निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द हैं। विपरीतार्थी, विपरीतार्थी आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, विपरीतार्थी इधर उधर, विपरीत है ना, इधर भी उधर भी। लाभ हानि तो नहीं है, नया पुराना भी नहीं है। यहाँ पे विपरीतार्थी पुनरुक्ति वाले शब्द बताने हैं आपको। ठीक है, ये हैं यहाँ पे कौन से? इधर और उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह बहुत खाता है, वह बहुत अधिक खाता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? वह बहुत अधिक खाता है में प्रविशेषण आपको बताना है। ठीक है, वह बहुत अधिक खाता है। प्रविशेषण क्या होता है दोस्तों?
जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, ठीक है, कौन सा शब्द बता रहा है, तो अधिक यहाँ पे क्या है, अधिक यहाँ पे विशेषण है और अधिक की जो विशेषता बता रहा है वो बहुत है। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक खाता है, तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 पे आपको क्या बताना है, 49 पे वीर रस के कवि कौन थे। वीर रस के कवि ऑप्शन नंबर ए भूषण एक वीर रस के कवि थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 50 पे आते हैं, तो बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की इस कविता का संबंध इनमें से किससे है, तो ये कविता का संबंध किससे है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविताएं लिखी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये वीर रस जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइनें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वर्ण अक्षर के अनेकार्थी शब्द हैं, धर्म है, मोक्ष है। ठीक है, अक्षर का ही है ये, लेकिन किला यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पे अनेकार्थी शब्द नहीं है, किसका, अक्षर का अनेकार्थी नहीं है। चलिए 52 पे आते हैं। उर्दू उपसर्ग है, उर्दू किस प्रकार का उपसर्ग है ये आपको बताना है, तो उर्दू एक गैर उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण उसे कहेंगे। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है विशेषण कहते हैं उसे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 53 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं इस पार्ट में। दूसरा जो पार्ट आएगा हमारा दोस्तों उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी दिल जान से करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।